हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में आज पढ़ेंगे साइंस, जो कि एनसीईआरटी का 7th क्लास का है। और उसके आज हम 15वें चैप्टर यानी कि 15th चैप्टर का इसमें स्टडी करेंगे। तो हमारा जो लेसन है वो है प्रकाश यानी कि लाइट। अब लाइट क्या है, हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लाइट क्या हमारे लिए करता है और क्यों हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो लाइट के बारे में हम पहले कुछ पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर के माध्यम से कुछ विशेष जानने का कोशिश करेंगे। तो लाइट को हमने पहले पढ़ा है, उसमें देखा है कि लाइट क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट से जब रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है यानी हमारे आंखों के पास आती है, उससे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हम कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं। और अगर लाइट ना रहे तो हमारी आंखें हैं फिर भी हम उसको नहीं देख सकते, यानी कि एब्सेंस ऑफ लाइट हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए आपको लाइट की आवश्यकता है। वही लाइट उस वस्तु से जिसे हम देखते हैं रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आंखों तक आती है तो उसकी क्या बनती है, इमेज हमारे आंखों पर बनती है और हमें पता लगता है कि हाँ, वह वस्तु कैसी है और उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या नेचर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। जब हम देखते हैं जो पतली झिर्री यानी कि कोई होल या रोशनदान वगैरह से जब सूर्य की किरणें हैं वो आती हैं तो उनको हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि वैसे आ रही है वहाँ से। अब स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के जो इंजनों के अग्र दीपों यानी कि हेडलैम्प जो उनके होते हैं, उनसे भी आप प्रकाश, जो किरण है, प्रकाश की पुंज हैं, किरण पुंज हैं, उनको आते हुए आप देखे होंगे। अब इसी तरह से बहुत सारी प्रकाश का आप जो सोर्स है वो देख रहे हैं कि क्या उसका सोर्स है और वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो आप सूर्य से आते देख रहे हैं और ये लाइट हाउस से आते हुए आप प्रकाश को देख रहे हैं। इस लाइट हाउस से भी आप प्रकाश को निकलते हुए देख रहे हैं। फिर आप रेलगाड़ी या बस, जो भी मोटर व्हीकल हैं, उनसे भी प्रकाश को आते हुए आप देखते हैं। इनमें बस फ़र्क यही होता है कि जो हमारा सन है यानी कि सूर्य जो है वह क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है लाइट का, और ये सभी क्या हैं, जिनको हम बनाते हैं। ठीक है, यानी कि इस लाइट को क्या किया है, हमने बनाया है। एक में क्या किया है, बैटरी और भी बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया है। तो इस ये मामूली अंतर है। लाइट लाइट ही है, कि किसी का भी लाइट हो, उसका नेचर, या सूर्य का हो या किसी जो लाइट टावर से आता हुआ लाइट हो, उसका नेचर जो होता है सेम होता है, यानी कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह सेम होता है। और वह क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। लाइट के बारे में हम ये जान चुके हैं कि लाइट क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, यानी कि वह सीधी रेखा में गमन करता है, वह जाता है। अगर आप, हमने पिछले लेसन्स में और पिछले क्लास में भी इसको पढ़ा है और प्रयोग के माध्यम से उसको सीखने का कोशिश किया है कि जब लाइट को आप तिरछी रॉड से देखते हैं या मोमबत्ती को देखते हैं तो वह नहीं दिखाती है, दिख पाती है। और उससे क्या प्रूफ होता है कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में वह जाती है। अब प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। ठीक है, लाइट ट्रैवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यही बातें मैं बता रहा था कि 6 क्लास में हमने क्या किया है, क्रियाकलाप के माध्यम से इस बात को जाना है, इस बात को परख लिया है कि लाइट सीधी रेखा में ही गमन करती है। और उसके लिए हमने क्या किया था कि यह जो मोमबत्ती का प्रयोग है उसको किया था। मोमबत्ती को जब हम देखते हैं सीधी छड़ से या सीधी पाइप से, जो कि मुड़ने के लायक होती है, उससे देखते हैं किसी पाइप से, तो वह दिख जाती है। और उसके बाद इसको क्या करते हैं, बीच से बैंड कर देते हैं, यानी कि मोड़ देते हैं, थोड़ा हल्का मोड़ देते हैं, तो वह मोमबत्ती नहीं दिखती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लाइट है वो क्या है, सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख चुके हैं कि लाइट क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है, वह तिरछी नहीं जाती है, मतलब वह कर्व होके नहीं जाती है। अब देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई भी जो लाइट है वह किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास नहीं आएगी, तब तक हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। यानी कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसका भी बहुत बड़ा रोल है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिंड को देखने के लिए। अब प्रकाश की दिशा को परावर्तित, ठीक है, प्रकाश की दिशा जो है यानी कि उसका जो डायरेक्शन है, परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। ठीक है, उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस इस्पात यानी कि चमकदार प्लेट अथवा
इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर सकती है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर सकती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट जितना ही चिकना होगा, यानी कि उसकी जो सरफेस होगी जितनी चिकनी होगी, वह क्या करता है उतना ही लाइट की जो क्वांटिटी होती है, लाइट का जो भी रिफ्लेक्शन होता है उससे सबसे ज़्यादा होता है। जितनी चिकनी होगी, जैसे मिरर है, वह क्या करता है कि लाइट को, और मिरर जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील का है, अब लकड़ी का है, कोई भी ऑब्जेक्ट लकड़ी से बना है तो उतना वो नहीं करेगा जितना कि स्टेनलेस स्टील क्या करता है उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है। अब चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर सकती है। जल का जो पृष्ठ, यानी कि जो वाटर का ऊपर का जो पृष्ठ होता है, यानी कि सरफेस होता है, भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। ये सब क्या है, उसके परावर्तन है, जो लाइट के रिफ्लेक्शन है। ठीक है। इस प्रकार से आप लाइट के रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। यहाँ कुएं में जो झांकता हुआ शेर या खरगोश का आप कहानी जो पढ़े हैं बचपन में, वो भी यही दिखाता है। लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही जो शेर है उसका इमेज वहाँ बनता है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा, यह परावर्तित प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह जो दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे आप ये प्रकाश यानी कि लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ पड़ती है और इसके बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। अब इसके डायरेक्शन में चेंज हो गया, अब यही चेंज क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है। अब जितनी भी, जैसे मान लेते हैं यह कलई किया हुआ है, मिरर है, अब यहाँ से लाइट को निकालते हैं तो डालते हैं किसी भी माध्यम से, जैसे टॉर्च को जलाते हैं, तो यह क्या करता है, यहाँ से किसी भी सरफेस पर पड़ने के बाद वह उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाता है, वह डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। वही जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इस प्रकार से क्या देखते हैं हम कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो क्या बनता है, किसी भी इमेज को हम कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है। अब समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण क्या कि समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती देखिए। इस प्रकार से समतल दर्पण के सामने जब आप जलती हुई मोमबत्ती को देखते हैं तो क्या होता है, इस चीज़ को अनुभव कीजिए। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए, उसके बाद मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। ठीक है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का क्या है, प्रतिबिंब है, यानी कि इमेज है। इस प्रकार जब हम घरों में यूज होने वाले, जो अमूमन घर में यूज होते हैं समतल दर्पण, उनको क्या कर रहे हैं, उसके सामने एक जलती हुई मोमबत्ती को रख रहे हैं। ठीक है। अब जलती हुई मोमबत्ती को जब हम रख रहे हैं तो क्या होता है कि उसके पीछे, मतलब लगता है ऐसा कि दर्पण के पीछे भी एक और मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है, और वह जो घटना है क्या है, मोमबत्ती का प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है। क्या बनाया जा रहा है, इमेज बनाया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि इमेज कहते हैं। अब इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, सीधा प्रतिबिंब कहेंगे, यानी कि वह जो इमेज है वह इरेक्ट है, यानी कि सीधा इमेज है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई उसमें आपको हेरा फेरी दिखने को नहीं मिल रही है। ठीक है। यह उदाहरण के द्वारा दिया गया है कि यह एक समतल दर्पण है जिसे हम अमूमन घरों में अपने फेस को देखने के लिए या कोई भी दूसरे यूज के लिए रखते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान अमाप साइज का दिखाई देता है। इसको आप देखेंगे कि यह एकदम बिल्कुल सीधा का सीधा, आपको जितना बड़ा मोमबत्ती है उतना ही बड़ा देखने में लगता है, उसके आकार वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका निर्धारण आप कर सकते हैं। लगता है कि समान दूरी पर, जितनी दूरी पर हम पहले देखे थे, रखे थे वस्तु को, उतने ही दूरी पर वह दर्पण में भी रखी हुई दिखाई आपको देगी। अब वाम या दक्षिण, ठीक है, वाम या दक्षिण का कहने का मतलब है राइट और लेफ्ट। जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, ऐसा आपको लगता है कि मैंने दायां हाथ उठाया है तो बायां क्यों दिख रहा है, बायां उठाया है तो दायां क्यों दिख रहा है। यह जो प्रक्रिया होती है उसी को यहाँ वाम या दक्षिण या वाम कहा जा रहा है, यानी कि राइट और लेफ्ट कहा जा रहा है। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है, ठीक है, क्या
कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण के आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है। अब आइए ज्ञात करते हैं वह इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है क्या है, उसका हम यहाँ पे परीक्षण करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए जैसे यहाँ प्रतिबिंब है बन रहा है, यहाँ ये क्या है आपका लेफ्ट है, लेकिन उधर से क्या प्रतीत हो रहा है कि राइट उठ रहा है। वही आपको इसमें देखना है, इसमें दर्पण के माध्यम से और इस प्रयोग के माध्यम से यह देखना है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए, आप अपने इमेज को देखिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि आप अपने दक्षिण यानी कि दाहिने हाथ राइट हैंड को ऊपर उठाइए। अब आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है, ठीक है, जो आपका इमेज है वह कौन सा हाथ ऊपर उठाता है, इसका ऑब्जर्वेशन आप कीजिए। अब अपने वाम यानी कि बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है। अब ध्यान पूर्वक देखिए, आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है। जो दक्षिण है वह वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम है वह दक्षिण दिखाई पड़ता है, यानी कि जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देगा और जो राइट है वह लेफ्ट दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से क्या होता है, एक रोचक चीज आपके सामने आती है। अब ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व यानी कि साइड, जो साइड है, पार्श्व कहने का अर्थ है कि साइड। अब ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड में ही यह भाग बदलती हुई, जो सामने बदलती है, केवल आप देख रहे हैं कि यहाँ से सामने से जो प्रतिबिंब बन रहा है वह क्या होता है कि आपको अब यह देखना है कि ध्यान से देखिए कि केवल पार्श्व में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टा यानी कि ऊपर का भाग नहीं दिखाई देता है। अब क्या होता है, अब आप क्या देखेंगे, जब ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व यानी कि साइड में ही यह अदला बदली हुई है और प्रतिबिंब उल्टा, ठीक है, ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता। यह आप क्या देखेंगे कि केवल जो इधर जो आपके बगल का पोर्शन होता है उसी में वही बदलता है। अब ये नहीं है कि ये आपका पैर जो है वो ऊपर दिखाई देता है और सर जो है वो नीचे दिखाई देता है। इस प्रकार से कोई उल्टा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखकर आप देखिए, तब क्या आपको दिखाई देता है, तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है, ठीक है, यह दर्पण में आपको कैसा दिखाई देता है, इसका आप ऑब्जर्वेशन कीजिए नाम लिख करके। क्या आप अब समझ सकते हैं कि रोग वाहनों यानी कि एम्बुलेंस में क्यों इस तरीके से लिखा रहता है, उल्टा करके लिखा रहता है। एम्बुलेंस में आप देखेंगे कि जैसे उसका इमेज जो है सामने जो कारें या कोई भी व्हीकल्स जा रही हैं उसके जब मिरर पर पड़ती हैं, यानी कि जो साइड मिरर होता है उस पर पड़ती हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा का सीधा, मतलब एम्बुलेंस लिखा हुआ यानी कि दिखे, उससे क्या होता है कि उससे उसको रास्ता मिल जाता है। अब आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण जो साइड मिरर होते हैं, ठीक है, साइड मिरर होते हैं, उसमें वस्तु के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? अब इस तरीके से देखिए, जो भी दर्पण होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए क्या होता है कि किसी में बड़ा, किसी में छोटा, किसी में आप देखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि किस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसका इमेज जो है वो किस दर्पण में कैसा बनता है। ठीक है, अब क्या करना है, गोलीय दर्पणों से खेल, यानी कि प्लेइंग विथ ए स्फेरिकल मिरर्स। हम कैसे स्फेरिकल मिरर्स से खेलते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण से क्या खेल होता है, कैसे, यानी कि क्या हम उसमें समझ सकते हैं, उसको देखते हैं। पहली तथा बूझो सायंकाल, ठीक है, शाम को यानी कि भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, भोजन के लिए वो क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और बूझो ने स्टेनलेस स्टील की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। जो भी खाने का प्लेट सामने रखा हुआ था उसको उठा करके वो क्या करती है कि अपना प्रतिबिंब यानी कि इमेज को देखने का उसमें कोशिश किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। वह बोलता है सामने से कि क्या हो रहा है कि यह प्लेट क्या करता है, समतल दर्पण की भांति कार्य करता है, यानी कि प्लेन मिरर की भांति कार्य कर रही है। ठीक है, अब मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है, उसको यह अनुभव होता है कि इसकी जो इमेज बन रही है वहाँ वह सेम साइज का और उसी के आकार का, मतलब समान साइज का इमेज वहाँ पे बन रहा है। अब पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले, ठीक है, इस्पात के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। अब पहेली ने कहा कि बूझो इधर देखो, मतलब तुम मुझे देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। अब चम्मच को क्या करते हैं ये लोग,
एक ने तो थाली उठाया, उसका क्या होता है, थाली पर जब प्रतिबिंब बनता है, थाली से जो इमेज बनता है वह क्या होता है, समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है, अब उसने क्या किया, दूसरे ने क्या किया कि अपना चम्मच के जो बाहरी पृष्ठ होते हैं उस पर उसने देखने का कोशिश किया, और उसमें भी उसको क्या होता है कि एक इमेज दिखाई देता है, लेकिन वह इमेज क्या होता है कि साइज में छोटा होता है। ठीक है, वह इमेज कैसा होता है, साइज में छोटा होता है। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब क्या करता है, देखिए बाहरी पृष्ठ को उपयोग करके देखा है अभी आपने, फिर क्या करना है कि भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके आप देखिए उसमें क्या होता है। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएं। ठीक है, जैसे जैसे मतलब आप दूरी बढ़ाते जाएं, ठीक है, चम्मच से, तो आप क्या देखेंगे कि यह भी संभव है कि आपका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा भी बन जाए। तो इस प्रकार आप क्या देख सकते हैं कि चम्मच का वक्रित, ठीक है, चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण होता है। ठीक है, वक्रित यानी कि कर्व, वक्रित यानी कि कर्व जो होता है, वक्रित क्या होता है, वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है, और गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। जो गोलीय दर्पण होता है यानी कि जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है, वह क्या होता है, वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, यानी कि जो उसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वह क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल है तो वह क्या होगा, अवतल दर्पण है। अवतल है तो वह क्या होगा, अवतल है, यानी कि इस तरीके से, अवतल कहने का सेंस है कि ऐसे इस तरीके से दबा हुआ, तो वह क्या है, अवतल है। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है, यानी कि इस साइड से उठा हुआ आपको दिख रहा है, तो वह क्या है, उत्तल दर्पण उसको हम कहेंगे। अब चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ होता है वह क्या होता है, अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, और उसका बाहरी पृष्ठ क्या होता है, उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है, अवतल और उत्तल, यानी कि अवतल हम बोलते हैं कॉनकेव को, और उत्तल बोलते हैं कॉन्वेक्स को। जब इस तरीके से आपका जो पृष्ठ है वह अवतल होता है, मतलब कि इधर से धंसा हुआ होता है, वह क्या होता है, अवतल होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जब वही उठा हुआ यानी कि प्रतीत होता है, इस साइड का आप देखेंगे, तो वह क्या होता है, उत्तल हो जाता है, यानी कि आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ कि दोनों परावर्तक पृष्ठ हैं, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरह से है। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि यह जो है अवतल है। ठीक है, इस साइड से आपको दिख रहा है अवतल है, और यह इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यह क्या है, उत्तल है, यानी कि कॉन्वेक्स है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। और क्या है कि अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। ठीक है, अवतल जो दर्पण है तथा उत्तल दर्पण है उसको गोलीय दर्पण क्यों कहा जाता है। अब इसे एक आप प्रयोग के माध्यम से जानने का कोशिश कीजिए और जानिए। ठीक है, अब देखते हैं कि रबड़ की एक गेंद लीजिए, रबड़ का आप एक गेंद लें। अब इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। सावधान, मतलब सावधानी है, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। अब कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ, ठीक है, अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है। अब आप यह देखेंगे, मतलब यह इसी कहने का मतलब यही है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि वह जो बना हुआ है वह एक गोले से ही बना हुआ है। ठीक है, एक बॉल जैसा होता है, उससे क्या करते हैं हम कि जब काटते हैं उसको, तो इसका एक सिरा यानी कि अवतल हो जाता है, और एक सिरा क्या होता है, उत्तल हो जाता है। इसलिए हम यह कहते हैं कि गोलीय दर्पण के ही ये दोनों भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, अब अवतल दर्पण देख रहे हैं यहाँ आप, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से जो भी प्रतिबिंब जैसे बन रहे हैं उनको आप ऑब्जर्व जरूर करें। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे कि जो भी विभिन्न प्रकार के मिरर्स होते हैं उनसे क्या होता है, अलग अलग तरह का प्रतिबिंब बनता है। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ठीक है, यह चमकदार बिंदु क्या है, सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे यानी कि कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनता है वह रियल इमेज कहलाता है। अब क्या होता है
कि स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप जो है समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, यानी कि हम इसको आभास के द्वारा देखते हैं, आभास कर सकते हैं। और यह क्या होता है, आभासी होता है, मतलब रियल नहीं होता है। यह क्या होता है, इमेज रियल नहीं होता है। इस प्रकार आप अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा यह बना हुआ प्रतिबिंब है, इनको आप देख सकते हैं। इस प्रकार यह भी अवतल द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी प्रतिबिंब है। और क्या होता है कि जो भी आप अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वह क्या होता है कि विभिन्न कार्य के लिए किया जाता है। अब इसका क्या उपयोग है इसको हम देखते हैं। संभवतः आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए देखा होगा। ठीक है, ये जो ENT डॉक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अब दंत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है कि उस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं। अब टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप यानी कि हेडलैम्प जो होते हैं, हेडलाइट उसका होता है, वह क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ की आकृति अवतल है। इस तरह से आप यूज जो है अवतल दर्पण का देख रहे हैं कि टॉर्च, जो कार तथा स्कूटर यानी जो मोटर व्हीकल के जो भी हेडलैम्प होते हैं, हेडलाइट होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, इसी के अवतल दर्पण के ही बने होते हैं। ठीक है, इनका अवतल होता है, अवतल दर्पण से ही ये लोग बने होते हैं, जिनका जैसे ENT डॉक्टर्स वगैरह जो भी यूज़ करते हैं मिरर को, वो अवतल दर्पण ही होता है। अब वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे। ठीक है, अब लेंस के बारे में हम देखते हैं कि लेंस का क्या रोल है। पहले हम मिरर्स को पढ़ रहे थे, अब यहाँ लेंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेंस से कैसे क्या इसका इमेज बनता है इसको देखते हैं। तो वे लेंस कैसे, लेंस से क्या कैसे प्रतिबिंब बनता है इनको देख लेते हैं। लेंस द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं लेंस से। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेस, पहले जो प्रतिबिंब हम देख रहे थे, जिनके बारे में पढ़ रहे थे, वो किससे बनते थे, मिरर से बनते थे। अब क्या होगा, लेंस से बनेंगे। आपने आवर्धक लेंस यानी कि हैंड लेंस देखा होगा। आवर्धक लेंस यानी कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आपने देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास को ही हम क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस बोलते हैं। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। अमूमन खेलने में हम लोग जो बचपन में यूज करते थे जिस लेंस का, वह क्या है, एक आवर्धक लेंस होता था, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता था। अब उसको आप देखने का, ऑब्जर्वेशन उसका देखने का कोशिश कीजिए कि उसका क्या कुछ उसमें हम देखते थे। ठीक है, अब संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आपने इस तरीके से इसका यूज़ किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। आवर्धक लेंस जो होता है वह क्या है, एक प्रकार का लेंस ही है। इस प्रकार से बड़ा दिखाई देता है। कोई भी पृष्ठ जब हम इससे देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो वह क्या होता है, हमें बड़ा दिखाई देता है, अपनी आकृति से बड़ा दिखाई देता है। अब वे लेंस जो अपने किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, वह क्या होता है, उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, वह उत्तल लेंस कहलाएंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस कहलाएंगे, जो थोड़े बीच में मोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, उठा हुआ प्रतीत होता है, आपको लगेगा कि बीच से मोटा है। ठीक है, ये तो ही कि छूने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसा है। ऐसे देखने से भी हल्का पता चल जाता है कि वह उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। और जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला महसूस होते हैं, वह अवतल लेंस कहलाते हैं, यानी कि कॉनकेव लेंस कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। वह दर्पण की भांति, दर्पण तो एक तरफ से क्या किया रहता है, कलई किया रहता है। ठीक है, ताकि उससे प्रकाश जो है वो सीधा सीधा पार न कर जाए। इसलिए अब क्या है, लेंस से क्या होता है, लेंस में ऐसा होता है कि इससे प्रकाश हो करके पार कर जाता है। अगर पार नहीं करेगा तो हम किसी लेंस से कोई भी वस्तु को देख कैसे पाएंगे। ठीक है, तो पार लेंस से होकर के लाइट को क्रॉस करना भी एक उसकी प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। ठीक है, अब उत्तल लेंस आप देख सकते हैं, ये जो है ये उत्तल लेंस है और ये आपको अवतल लेंस है। अब सावधानी, लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक होता है।
आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में भी चेतावनी दी जाती है। अब इस चेतावनी को क्यों दी जाती है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो उत्तल लेंस होता है उससे क्यों नहीं देखने को बोला जाता है। लेंस से किसी भी चमकीले प्रकाश को प्रकाशीय पिंड को क्यों नहीं देखना चाहिए। अब सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित करता है। ठीक है, अब यहाँ इस जो बॉक्स है इसमें आप ध्यान देंगे कि क्या करता है। सामान्यतः जो उत्तल लेंस होता है यानी कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वह क्या करता है, किसी भी लाइट को जब उससे गुजरता है, कोई भी लाइट को आप जब उससे क्रॉस कराएंगे यानी कि गुजारेंगे तो वह क्या होता है, आपतित प्रकाश को अभिसरित कर देता है यानी कि अंदर की ओर मोड़ देता है, बेंड इनवर्ड्स, यानी कि यह अंदर की तरफ मोड़ देता है, इस प्रकार यह मोड़ देता है। ठीक है, ये जो बेंड करता है वह इनवर्ड्स मतलब कि नीचे की साइड मोड़ देता है, उसको आपतित प्रकाश को अभिसरित कर देता है, अंदर की ओर मोड़ देता है, इसलिए अभिसारी लेंस इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यह इस बैंड करने की अपनी प्रॉपर्टीज के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। यह लाइट को एक पॉइंट पे लेके आता है। अब क्या है दूसरा हमारा है अवतल लेंस। अब इसमें क्या होता है अवतल लेंस में कि अभिसारी लेंस कहते हैं, इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित यानी कि बाहर की ओर मोड़ता है। यह बाहर की ओर क्या करता है, उसको मोड़ देता है, अतः इसे हम अपसारी लेंस बोलते हैं। यानी कि हम इसको, ये क्या करता है, किसी भी लाइट को बेंड आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की ओर छितरा देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। यह डाइवर्जिंग मतलब इधर से जैसे आ रही है लाइट तो इसको इस तरीके से क्या करता है, मोड़ देता है, और मतलब आउटसाइड की तरफ, बेंड आउटसाइड, इस प्रकार से यह मोड़ देता है। आप देख सकते हैं एक क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है जो कि अवतल होता है, और जो कन्वर्जिंग होता है वह क्या होता है, उत्तल होता है। तो इस तरह से आप इसका प्रॉपर्टी से था जो कि। अब अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है इसका आप अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। ठीक है, जो अवतल लेंस होता है यानी कि जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है उससे जो इमेज बनता है उसको आप स्टडी कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या देखेंगे इसमें कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है तथा बिंब के साइज से जो छोटा होता है। जो भी मतलब आप ऑब्जेक्ट का इमेज उसमें बनेगा वह क्या होगा, उससे छोटा होगा। इस प्रकार से उसको आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे। अब सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वह श्वेत होता है यानी कि सफ़ेद होता है कि रंगीन होता है, सनलाइट वाइट और कलर्ड। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है वह कैसा होता है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं कि सूर्य का प्रकाश वाइट होता है कि यह कलरफुल होता है। अब क्या है कि क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है, आपने कभी आकाश में इंद्रधनुष को देखा है। आपने ध्यान किया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, जब वर्षा होती है तो ही यह दिखलाई देता है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, ठीक है, आकाश में क्या होता है, क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष यानी कि आर्क के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार से आपको आर्क के रूप में दिखाई देगा। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे प्रकाश जो है वो उसमें दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में कितने वर्ण हैं, ठीक है, अब इंद्रधनुष में आपको यह अनुमान लगाना है कि कितने रंग हैं। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश की सीडी यानी कि जब हम कॉम्पैक्ट डिश जो होता है वह लेते हैं उससे भी परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। हम जब इन सभी चीज़ों को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे प्रकाश का रंग के रूप में दिखाई देता है। अमूमन इंद्रधनुष में क्या होता है कि 7 वर्ण हमें दिखाई देते हैं यानी कि 7 रंग दिखाई देते हैं। अब कांच का एक प्रिज्म लीजिए, प्रिज्म जो इस प्रकार से तिकोना होता है उसको बोला जाता है। तो कांच का एक प्रिज्म लीजिए, किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक
पतला किरण पुंज यानी कि प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। जो इसका फलक होता है इस पर आप डालिए, ठीक है। अब प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। सफ़ेद पर ही रखिए ताकि वहाँ पता चल जाए कि उसका कलर क्या क्या होता है। अब आप क्या देखेंगे, ठीक है, जो आप देखेंगे इंद्रधनुष जैसा ही वर्ण यहाँ भी दिखाई देगा आपको, ठीक है। इंद्रधनुष जैसा वर्ण यहाँ आपको दिखाई देगा। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। यह जो सातों का मिक्सचर होता है यह तो क्या बन जाता है, यह सफ़ेद बन जाता है। और इस प्रकार से प्रिज्म से आप जब इसके फलक से होकर के गुजारेंगे और वह वाइट पर्दे पर, तो आपको इस तरह का इमेज बनेगा, यानी कि लगेगा कि इंद्रधनुष ही बन रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की पत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए, ठीक है। डिस्क से अब आपको, आपने तो प्रिज्म के द्वारा क्या किया, अलग अलग कर लिया, ठीक है। प्रिज्म के माध्यम से उस पर प्रिज्म से किसी भी लाइट को गुजार करके आपने ये पता लगाया कि इसमें 7 हैं, ठीक है। अब हम यह पता लगाते हैं डिस्क के माध्यम से कि 7 कैसे एक है, यानी कि वाइट दिखाई देते हैं, ठीक है, सफ़ेद कैसे दिखाई देते हैं। अब क्या आपको करना है कि लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास, उसका डायामीटर जो होना चाहिए वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। गत्ता लेना है आपको, ठीक है। गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क, यानी कि आप जो कूट होता है या किसी भी तरह का एक गत्ते का आप ले लीजिए, उससे आप क्या कीजिए, इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए और इसमें दर्शाए गए खंडों को इंद्रधनुष में 7 वर्णों से पेंट कर दीजिए। इसको क्या करना है आपको कि 7 वर्णों से पेंट कर देना है, 7 खंडा उसमें बनाकर। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। आप अगर उस पर कलर नहीं कर सकते तो वो कागज भी चिपका करके आप देख सकते हैं, यह प्रयोग कर सकते हैं। अब डिस्क के केंद्र पर, ठीक है, जो डिस्क होता है उसके केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। उसको मतलब जो आपने छेद किया है वो पेन के जो रिफिल होते हैं उनके नोक पर इसको ढीला इसी तरह से लगा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक घूमे, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है आपको कि इस तरीके से करना है कि ऐसा आप एक डिस्क बना लें और इसको आप पेन के एक नोकी पर, यानी कि जो उसका रिफिल होता है उसके नोक पर इस तरह से कर दें कि वो स्वतंत्र अपने आप मतलब घूम सके। अब इसको क्या करना है कि आपको घुमाना है, तेज़ी से आपको घुमाना है। अब जब आप घुमाने लगेंगे और यह बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा तो आपको क्या प्रतीत होगा कि यह श्वेत हो गया, ठीक है, यानी कि सफ़ेद हो गया। इससे क्या प्रतीत होता है कि जब 7 रंग मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सफ़ेद लाइट को, यानी कि सफ़ेद प्रकाश को बनाते हैं, सफ़ेद रंग को बनाते हैं, ठीक है। तो सूर्य आता है उधर से तो हमें क्या, सूर्य का प्रकाश कैसा दिखाई देता है, हमें सफ़ेद दिखाई, लेकिन उसको जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो उनको अलग अलग करके रंग में विभाजित कर देता है। अब क्या देखते हैं, घूर्णन कर इसे घुमा सकते हैं। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। इस डिस्क को क्या कहते हैं, न्यूटन की डिस्क कहते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं, पहेली को एक अद्वितीय विचार आया है। उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया है, ठीक है। इस प्रकार से क्या किया है, एक लट्टू बनाया है जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्ण के पेंट किए हुए हैं। इसमें क्या किया गया है, उस लट्टू को बनाया है उसने, छोटा लट्टू को, उसमें 7 वर्ण का जो डिस्क है, सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार से होता है उस तरह से बनाया है। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह लगभग श्वेत दिखाई देता है। यह एक अलग तरीका है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या सारांश है इस लेसन का। अब प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है। अब कोई भी पॉलिश किया हुआ तथा चमकदार पृष्ठ और दर्पण की भांति कार्य करता है। कोई भी जो पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ यानी कि सरफेस है वह क्या करता है, एक मिरर की भांति कार्य करता है। अब जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, यानी कि रियल इमेज कहलाता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको क्या कह सकते हैं आप, रियल इमेज कह सकते हैं। अब जब प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब हम कहते हैं। अब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यह आभासी होता है, ठीक है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, सीधा होता है और यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है, ठीक है। अब दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है।
जो भी ऑब्जेक्ट है उससे यह उल्टा दिखाई देने लगता है। अब अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे। अब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। हमेशा क्या होता है, यह प्रतिबिंब जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या होता है, अब सीधा बनता है, आभासी बनता है तथा साइज में वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। अब उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस क्या करता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। अब जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं, आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश क्या होता है, 7 वर्णों का होता है। तो पूरा हमने क्या देखा, यह सारांश था। अब नीचे देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं, उसके बाद क्या होगा, इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे यानी कि द एंड करेंगे। क्या आप जानते हैं, यह इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दर्पण अस्त्रों की भांति भी उपयोग में लाए जा सकते हैं, यानी कि ये वेपन्स के तौर पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा करके दिखाया था। आर्किमिडीज ने क्या किया था, ऐसा करके दिखाया था। जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तट के क्या किया कि सिसिली यानी कि सायराक्यूज को क्या बोलेंगे, सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया तो आर्किमिडीज ने चित्र में दिखाए मतलब दर्शाए गए अनुसार दर्पण को लगाया और दर्पणों को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। ऐसा लगाया था कि दर्पण को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को रोमन सैनिकों के ऊपर परावर्तित कर सकते थे। इस प्रकार से क्या किया गया था कि रोमन सैनिकों पर रिफ्लेक्ट किया जा सकता था प्रकाश को, ऐसा इसको समायोजित किया गया था। अब सूर्य के प्रकाश से रोमन सैनिक क्या हुए, चौंधिया गए। वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, वे क्या इसको समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। वे चकरा गए और भाग खड़े हुए। यह एक ऐसा उदाहरण है जो यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूझबूझ से विजय पाई जा सकती है। इस प्रकार से लगाया गया था वहाँ, और ये समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। इस तरीके से इस दर्पण को लगाया गया था और सूर्य से आने वाली प्रकाश को वह परावर्तित कर रही थी, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था उस वहाँ पे, यानी कि किससे यह इस तरह की प्रकाश आ रही है और वह क्या है। वो उनको लगा होगा यही कि कोई और जो खतरनाक वेपन्स हैं उनके पास है जिससे हम पार नहीं पा सकते, तो वो क्या हुए, भाग खड़े हुए। इस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, वेपन्स के रूप में भी इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लाइट का यह छोटा सा चैप्टर समाप्त हो चुका। आप ज़रूर नोट्स अपना बनाते चलेंगे और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।